तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो बिना किसी कैप के जल्दी से शुरू करते हैं। ये नज़ारा इतना डरावना था कि कोई और होता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। लेकिन कांग कांग जोर जोर से हंसने लगा। उसने इन पिजन्स को ताना मारते हुए कहा, तो तुम लोग मुझे मारोगे? सिर्फ पिजन हो तुम, मुझसे लड़ोगे? जैसे ही कांग ने पिजन्स का मजाक उड़ाया, उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया, जैसे कि उन्होंने उसकी बात समझ ली हो। पिजन्स गुस्से में भर गए और अचानक नीचे की ओर गोता लगाकर कांग का पीछा करने लगे। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों मच्छर भी इस चेस में शामिल हो गए। कांग पूरी स्पीड से भागने लगा और उसके ठीक पीछे करसन था। दोनों तेजी से एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भागते हुए कांग ने करसन से पूछा, क्या तुम्हारे गांव में कोई सेफ प्लेस है? करसन, जो जानता था कि कांग की मौजूदगी उसके गांव को तबाह कर सकती है, झूठ बोलता है। मेरा गांव बहुत छोटा हो गया है और आबादी बहुत बढ़ गई है। कांग इरिटेटेड होकर बोला, भूल जाओ, मैं तुमसे वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। कांग भागते भागते एक क्लिफ पर पहुंचता है। वो झपट कर नीचे कूद जाता है, ये सोचते हुए कि शायद नीचे उसे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है, वो देखता है कि जमीन मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। हर एक मॉन्स्टर उसे खाने के लिए तैयार खड़ा था। कांग तुरंत समझ गया कि भागना अब असंभव है। उसने अपना ब्लैक डैगर निकाला और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वो थोड़ा एक्साइटेड भी था और लड़ाई शुरू करने ही वाला था, लेकिन तभी उसने करीब से मॉन्स्टर्स को गौर से देखा। उनके सिक्स पैक एब्स, मजबूत मसल्स, रेजर शार्प टीथ और मुंह से टपकती लार देखकर कांग का गला सूख गया। ये क्या चीज है? उसने खुद से कहा। अचानक एक मॉन्स्टर ने कांग का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि कांग कुछ कर पाता, उन्होंने उसकी गर्दन काट दी और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ ही पलों बाद कांग रिवाइव हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि वो इन मॉन्स्टर्स को हरा नहीं सकता। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते कांग के दिमाग में एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। दाईं ओर मुड़ो, आवाज ने कहा। कांग कंफ्यूज हो गया, लेकिन डेस्परेशन में उसने उस आवाज की बात मान ली और दाईं ओर मुड़ गया। तभी वो आवाज फिर से बोली, ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं है। कांग अपनी सैनिटी पर शक करने लगा। उसने सोचा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? ये आवाज असली है या मैं खुद से बात कर रहा हूँ? आवाज ने उसे रिएश्योर किया, मैं असली हूँ। अगर जिंदा रहना है तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कांग, जो पहले से ही घबराया हुआ था, और भी परेशान हो गया। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने उस आवाज पर भरोसा करने का फैसला किया। हर बार जब आवाज उसे गाइड करती, कांग उसका अनुसरण करता। जब उसने एक और शार्प टर्न लिया तो उसने देखा कि पीछे से उसका पीछा कर रहे मॉन्स्टर्स दीवारों से टकरा रहे थे। उनकी सडन डायरेक्शन चेंजेस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता कमजोर थी। पहली बार कांग को ऐसा लगा कि उसके पास एस्केप करने का मौका है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो एक डेड एंड पर पहुंच गया। उसके सामने मलबे का एक विशाल ढेर था, जो किसी गुफा जैसा दिख रहा था। गुफा के अंदर से 6 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। कांग ने तुरंत समझ लिया कि वो बड़ी मुसीबत में है। वो डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। मलबे से धीरे धीरे एक 100 फुट लंबा टैरेंटुला बाहर निकला। उसकी रेजर शार्प टेंटिकल लाइक लेग्स भयानक तरीके से चमक रही थीं। जैसे ही टारेंटुला ने अपना स्पेशल वेब अटैक छोड़ा, कांग के दिमाग में फुसफुसाती आवाज जोर से चिल्लाई, दाईं ओर बचो। कांग ने जैसे तैसे उस वेब से बचाव किया। वो वेब पीछे भागते हुए मॉन्स्टर्स को जाल में फंसा देता है। कुछ पल के लिए कांग ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने सिस्टम की तरफ देखा और पाया कि उस टारेंटुला का लेवल 87 था। ये देखकर कांग के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी जगह पर ठिठक गया। फुसफुसाती आवाज ने उसे भरोसा दिलाया, रिलैक्स, ये टारेंटुला मेरे कंट्रोल में है। कांग कंफ्यूजन में चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? अंततः वो आवाज खुद को रिवील करती है। मैं हूँ विस्परिंग स्टार, उसने कहा। वही गोल्डन कलर की सेलेस्टियल जिसने तुम्हें पहले थोड़ी सी पावर दी थी और तुम्हारी एबिलिटीज अनलॉक की थी। तभी विस्परिंग स्टार मटेरियलाइज हो गई। वो एक मिस्टीरियस सेक्सी एंजल के रूप में प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कांग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। सिडक्टिव तरीके से उसकी गर्दन और सीने को पकड़ते हुए वो धीरे से फुसफुसाई, अगर तुम मुझे अपना मास्टर बना लो तो ये मिशन यहीं खत्म हो सकता है। कांग थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन विस्परिंग स्टार उसके और करीब झुक जाती है। उसने सॉफ्टली कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे किसी को चाहती थी, उसने वादा किया। अगर तुम मुझसे कनेक्शन बना लो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। कांग इंट्रीग्ड होकर उससे पूछता है,
और ये कनेक्शन से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? विस्परिंग स्टार ने स्मर्क करते हुए जवाब दिया, मेरे कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं हैं। लेकिन फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुम जान लो कि बाकी सेलेस्टियल्स तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं तो तुम तुरंत मुझे चुन लोगे। ये सुनकर कांग ने शक भरे अंदाज में पूछा, क्या बाकी सेलेस्टियल्स के मुझसे अलग मोटिव्स हैं? और तुम इतनी सेंटली क्यों बन रही हो? मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? विस्परिंग स्टार ने क्रीपी तरीके से कांग के गाल पकड़े और कहा, मुझे तुम पसंद हो। फिर अचानक उसने अपने उंगलियां कांग के कानों, मुंह और नाक में डाल दी। धीरे धीरे वो फुसफुसाई, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्मैश्ड कर दो मेरे प्यारे लड़के। कांग ये सुनकर पूरी तरह हिप्नोटाइज्ड हो गया। फिर विस्परिंग स्टार ने अपनी शैडो क्लोन जुत्सु टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने खुद को मल्टीपल इथीरियल फॉर्म्स में डिवाइड कर लिया और कांग को अपने रूपों से घेर लिया। वो कांग को अपनी लार्ज चेस्ट में खींचने लगी। उसे एक गहरे समुद्र में डूबने जैसा महसूस हुआ। कांग को लगा कि वो पूरी तरह पानी में डूब रहा है, लेकिन तभी कुछ उसे रियलिटी में खींच लाया। वो हेलुसिनेशन से बाहर आ गया और डिफायंटली चिल्लाया, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। विस्परिंग स्टार ने चुपचाप कांग को देखा। उसका डिसअपॉइंटमेंट साफ महसूस हो रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस कांग को अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ घूरती रही। कांग, जो मान चुका था कि अब वो गुस्से से फट पड़ेगी, पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ गया। लेकिन विस्परिंग स्टार ने बस एक गहरी सांस ली। उसके स्वर में रिग्रेट झलक रहा था। विस्परिंग स्टार ने एक गहरी सांस ली और सार्केस्टिकली कहा, तुम्हारे जैसे पोटेंशियल वाले इंसान का इतनी छोटी एम्बिशन रखना ये सच में वेस्टफुल है। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। एक डिसमिसिव ग्लांस के साथ उसने जोड़ा, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास तब होगा जब तुम 200 बार उन मॉन्स्टर्स के हाथों टॉर्चरस डेथ्स सहोगे। उसने उड़ता हुआ किस दिया और कहा, तुम मुझे फिर से जरूर बुलाओगे। विस्परिंग स्टार गायब हो गई और उसी पल वो मैसिव टैरेंटुला कांग की तरफ और करीब आ गया। उसकी लाल ग्लोइंग आंखें डेडली इंटेंट से चमक रही थीं और उसके शार्प फैंग्स से सलाइवा टपक रहा था। कांग, जो पहले से ही एग्जॉस्टेड और घायल था, मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि हजारों छोटी टैरेंटुलास उसके शरीर पर रेंग रही थीं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक जाल में लपेटना शुरू कर दिया। ऊपर विस्परिंग स्टार हवा में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसने सार्केस्टिक अंदाज में कांग को एक वेव दिया और मुस्कुराई। बड़ा टैरेंटुला कांग को स्टिंगर से डंक मारता है, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। फिर उसने कांग को अपनी वेबिंग में टाइटली बांध दिया। सीन शिफ्ट होता है। एक अंधेरी वेब से भरी हुई गुफा में कर्सन और रेयर कुछ ढूंढते हुए पहुंचते हैं। गुफा की छत से ममीफाइड कोकून्स लटके हुए थे। रेयर ने उनमें से कांग को लोकेट किया और जल्दी से उसके जाल को फाड़ दिया। कांग बाहर निकला, लेकिन लाइफलेस और अनरिस्पॉन्सिव था, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई हो। अब इसे रिवाइव कैसे करें? कर्सन ने घबराते हुए पूछा। रेयर के चेहरे पर शैतानी सी ग्रिन आई। एक तरीका है, उसने कहा। रेयर ने कांग के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! कांग की सांस रुकने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने जोर से सांस खींची और होश में आ गया। कर्सन ने अर्जेंसी में कहा, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, इससे पहले कि टैरेंटुला वापस आ जाए। लेकिन रेयर ने तुरंत अपना रिवॉर्ड मांग लिया। ठीक है, अब मुझे मेरा इनाम दो, तुम्हारा खून पीने का समय आ गया है, उसने कहा। कांग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है? पागल हो क्या? इस केओस के बीच उनमें एक अजीब सा कमरादरी बनने लगा। एक बिटर स्वीट इमोशनल मोमेंट जैसा महसूस हुआ। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने लगे, कर्सन ने कांग के हाथ में कुछ अजीब देखा। ये क्या है? कर्सन ने पूछा। कांग ने कंफ्यूज्ड होकर अपने हाथ को देखा। वो स्टन्ड रह गया। उसके हाथ में एक ब्लैक गॉन्टलेट था, जिसमें 6 उंगलियां थीं। गॉन्टलेट खतरनाक तरीके से शक्तिशाली लग रहा था। तभी विस्परिंग स्टार की फेंट आवाज गूंजी, तुमने अपना खिलौना पूरा कर लिया है। कांग गंभीर हो गया। उसने अपनी इन्वेंट्री से एक छोटा सा ग्लास निकाला। ये वो टूल था जो किसी भी आइटम के स्टैट्स चेक करने की एबिलिटी देता था। जब उसने गॉन्टलेट को स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। गॉन्टलेट, जिसे उसने पहले एक वाइट लेजेंडरी आइटम के रूप में बनाया था, अब रियल लेजेंडरी आइटम बन चुका था। कांग को अब समझ आया कि उसके पुराने सारे लेजेंडरी आइटम्स नकली थे। इस वेपन की इमेंस पावर देखकर कांग की आंखों में जीत की चमक आ गई। ये मेरी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ा सकता है, उसने सोचा। अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते हुए कांग ने हीरोइक पोज लिया, गॉन्टलेट को कसकर पकड़ते हुए। दूर खड़ा कर्सन ये सब देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, क्या ये लड़का वाकई में ठीक है?
कांग के अजीब बर्ताव को देखते हुए कर्सन ने खुद से सोचा, शायद ये लड़का पागल हो चुका है या फिर वेनम का इन्फ्लुएंस इसके दिमाग में घर कर गया है। सीन शिफ्ट होता है। वेनम के मॉन्स्टर्स जो रेजर शार्प टीथ से लैस थे कांग की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन तभी उनमें से कुछ ने अजीब हरकत करना शुरू कर दिया। उन्होंने हवा में सूंघा और एक डिलीशियस सेंट की तरफ खींचने लगे। वो खुशबू उन्हें एक डार्क सीवे तक ले आई। वहीं एक सूझा हुआ मच्छर, स्वोलन मॉस्किटो, एक मॉन्स्टर की गर्दन पर आकर बैठा और उसे काट लिया। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी मॉन्स्टर्स गुस्से में बेकाबू हो गए और उसे खाने लगे, लेकिन तभी वही मच्छर जो अब खून से भरा हुआ था बाकी मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगा। वो मॉन्स्टर्स को बुरी तरह मारते हुए खुद ही उन्हें कंज्यूम करने लगा। कैमरा सीवे के अंत तक पैन होता है। वहाँ कांग खड़ा था, पूरी तरह से मॉस्किटोस से घिरा हुआ। एक मच्छर ने कांग की उंगली पर काट लिया और उसी पल उसने कांग के साथ एक कनेक्शन बना लिया। अब कांग पूरे मच्छरों के झुंड को कंट्रोल कर सकता था। सैडिस्टिक सेटिस्फैक्शन से भरी मुस्कान के साथ कांग ने कहा, ये तो बहुत आसान था। सीन बदलता है। सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे को रॉ खा रहे थे। दूसरी तरफ मच्छरों का झुंड कांग का खून अपने पेट में भर रहा था और फिर एक दूसरे में इंजेक्ट कर रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वेनम के जहरीले मॉन्स्टर्स ने आपस में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। अब वे सभी एक दूसरे को निगल रहे थे। इस सब के बीच कांग बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में एक मच्छर को हाथ में पकड़कर स्मर्क करते हुए बोला, मेरा प्लान परफेक्ट है। कांग के चारों ओर मॉस्किटोस का झुंड घूम रहा था जो उसका खून चूस रहे थे। फ्लैशबैक शुरू होता है। कांग अपने फैमिली स्किल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने समझाया, कर्सन जैसे किसी पावरफुल बीइंग को कंट्रोल करने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ माना चाहिए। अगर मैं कर्सन को समन करूं या उसे कमांड दूं तो मैं किसी और को साथ में कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन कांग ने यह भी खोज निकाला कि वो कमजोर क्रीचर्स जैसे कि मच्छरों को बड़ी संख्या में कंट्रोल कर सकता है। मैं या तो अकेले कर्सन को कंट्रोल कर सकता हूं, उसने कहा, या सैकड़ों मच्छरों को एक साथ कमांड दे सकता हूं। लेकिन क्योंकि कांग कर्सन को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर वो एक ही समय में कर्सन और मच्छरों दोनों को कंट्रोल कर सकता था। कर्सन ये सब देखते हुए कांग की चालाकी से प्रभावित भी था और घृणा से भर भी गया था। फ्लैशबैक खत्म। कांग का क्लेवर प्लान पूरी तरह स्मूथली नहीं चला। मच्छरों ने इतना ज्यादा खून चूस लिया कि कांग को अचानक चक्कर आने लगा। उसकी विजन धुंधली हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। धम्म। तभी कर्सन गुफा से बाहर निकला। उसने तुरंत कांग को उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वो रिट्रीट करने लगे, कांग को अचानक एक अजीब खतरा महसूस हुआ। उसने तेजी से खुद को संभाला, ब्लैक डैगर निकाला और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। गुफा के अंत में अंधेरे में कई ग्लोइंग ग्रीन आइज कांग को घूर रही थीं। जैसे ही वे फिगर्स करीब आने लगीं, कांग का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। अचानक डिम लाइट में वे भयावह क्रीचर्स सामने आ गए। ये ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर्स की एक विशाल भीड़ थी जो डार्कनेस से बाहर निकल रही थी। ये भयानक क्रीचर्स जो कभी इंसान थे अब डेडली अनडेड बीइंग्स बन चुके थे। कांग के सिस्टम ने तुरंत उसे अलर्ट किया और उन्हें पहचानते हुए कहा कि ये लेवल 22 के हंग्री ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि इन ज़ॉम्बीज की संख्या हजारों में थी। तभी एक ग्रोटेस्क और इम्पोजिंग ज़ॉम्बी कमांडर ने अपनी आर्मी को गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाया, उसे फौरन खा जाओ। सारे ज़ॉम्बीज और गॉब्लिन्स एक टाइडल वेव ऑफ डेथ की तरह कांग की ओर दौड़ पड़े। कांग ने तुरंत रिएक्ट करते हुए अपना डैगर निकाला और सबसे करीब वाले गॉब्लिन की तरफ फेंक दिया। डैगर सीधे उसके सिर में जा घुसा और गॉब्लिन जमीन पर ढेर हो गया। एक पल के लिए कांग ने सोचा, अगर मैं इनका सिर उड़ाता हूँ जैसे मूवीज में दिखाते हैं तो शायद ये रुक जाएंगे। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ज़ॉम्बीज ने बिना सिर के भी अपनी दौड़ जारी रखी। वो रिलेंटलेस थे। लेकिन तभी कांग ने देखा कि जिस गॉब्लिन को उसने मारा था उसके सिर पर डैगर से लगा खून ज़ॉम्बीज के बीच केओस पैदा कर रहा था। ज़ॉम्बीज ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया और खुद को ही फाड़ने लगे। कांग ने जल्दी समझ लिया कि यही उसका मौका है। वो एक पास की सीढ़ी पर चढ़ने लगा ताकि टनल से बाहर निकल सके, लेकिन ज़ॉम्बी कमांडर ने उसे देख लिया। आइडियट्स, उसे पकड़ो। कमांडर की डेफनिंग रोर से सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान कांग पर लौट आया। अब वो सभी एक बार फिर उसकी तरफ चार्ज करने लगे। कांग एड्रेनलिन पंपिंग करते हुए सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने लगा। पूरी ताकत से उसने टनल का टॉप कवर तोड़ दिया और आखिरकार शहर की सतह पर पहुंच गया। कांग सरफेस पर आ तो गया था,
लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एंग्शियसली इंतजार कर रहा था कि सारे ज़ॉम्बीज टनल से बाहर आएं, लेकिन कांग की चिंता बढ़ती जा रही थी। ये ज़ॉम्बीज ऑर्डिनरी नहीं हैं, उसने सोचा। ये मार्शल आर्ट्स ट्रेंड ज़ॉम्बीज हैं। कांग खुद भी ट्रेंड था, लेकिन ये ज़ॉम्बीज इमॉर्टल थे। तभी एक ज़ॉम्बी AK-47 लेकर टनल से बाहर निकला और सीधे कांग पर गोलियां बरसाने लगा। क्या ये बंदूक भी चला सकते हैं? कांग पूरी तरह शॉक में था। इतना ही नहीं, दूसरी टनल से भी ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगे। उन्होंने फ्लैंक करना शुरू कर दिया और चारों तरफ से गोलियां चलाने लगे। कांग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ज़ॉम्बीज फायरिंग तक कर रहे हैं, मैं इससे कैसे बचूंगा? तभी कांग ने अपने पीछे मार्च की आवाज सुनी। उसका दिल धड़कना ऑलमोस्ट बंद हो गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें डर से और ज्यादा खुल गईं। सारा करेज उसके शरीर से जैसे ड्रेन हो गया। वो ज़ॉम्बीज और वेनोमस मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। वे सभी अपने मैसिव टीथ और लंबी स्लाइमी टंग्स के साथ उसे घूर रहे थे, जैसे उसे टुकड़ों में फाड़ने के लिए तैयार हों। कांग को समझ आ गया कि अब एस्केप करना लगभग नामुमकिन था। उसने सिस्टम चेक करना शुरू किया, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। कांग ने अपनी सिस्टम विंडो को चेक किया। उस पर लिखा था 40 मिनट बचे हैं, लेकिन कांग को ऐसा लग रहा था जैसे ये 46 मिनट एक पूरी एटर्निटी की तरह है। उसके मन में डर था कि अगर ये ज़ॉम्बीज और वेनोमस मॉन्स्टर्स उस तक पहुंच गए तो वे उसे धीमी और दर्दनाक मौत देंगे। ज़ॉम्बी कमांडर ने अपनी आर्मी को चिल्लाकर आदेश दिया, इसे जिंदा खाओ और हर टुकड़े का मजा लो जब तक इसकी एक भी हड्डी ना बचे। पीछे से वेनोमस मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे कांग की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में हंगर और उनकी स्लाइमी टंग्स उनके इरादे साफ जाहिर कर रहे थे। कांग पूरी तरह डेस्परेट ने अपनी पॉकेट से एक क्रिस्टल मूस निकाला और उसे फौरन चबा लिया। जैसे ही उसने उसे खाया, एक इंटेंस माना सर्ज उसके शरीर में दौड़ पड़ी। अब बारी मेरी है, कांग ने चिल्लाकर कहा। कांग ने तुरंत अपनी डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर दी। एक इंटेंस शॉकवेव पूरे एरिया में फैल गई। जैसे ही शॉकवेव ने असर किया, सारे ज़ॉम्बीज अचानक रुक गए। उनकी नजरें कांग से हटकर वेनोमस मॉन्स्टर्स पर जा टिकीं। अचानक एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ज़ॉम्बीज ने वेनोमस मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर्स रिटेलिएट करते हुए ज़ॉम्बीज को टुकड़े टुकड़े करने लगे। कांग एक कोने में खड़ा मुस्कुराते हुए ये केओस देख रहा था। उसने स्मग टोन में समझाया, मेरी डोमेन एक्सपेंशन ने इन वेनोमस मॉन्स्टर्स में इंटेंसिफाइड ब्लड एनर्जी इंजेक्ट कर दी थी। इसने उनकी इंस्टिंक्ट्स को 100% एम्पलीफाई कर दिया। नतीजा, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को निशाना बना लिया। कांग को यकीन था कि ये प्लान उसे वो कीमती 46 मिनट दिला देगा जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली। कांग ने अपने सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करते हुए बाल बाल बचते हुए डॉज किया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके होश उड़ गए। ज़ॉम्बी कमांडर 50 से ज्यादा ट्रेंड मिलिट्री ज़ॉम्बीज के साथ खड़ा था। उनके पास ऑटोमेटेड राइफल्स थीं जो सीधे कांग की तरफ एम कर रही थीं। कांग कंफ्यूजन में था, मेरी डोमेन एक्सपेंशन का इन पर असर क्यों नहीं हुआ? तभी उसे एहसास हुआ, ये सोल्जर्स मेरी रेंज के बाहर हैं। ज़ॉम्बी कमांडर ने अपनी आर्मी को चिल्लाकर कहा, राइफल्स उठाओ और इसे गोलियों से छलनी कर दो। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज कुछ कर पाते, हवा में एक तेज स्लैश की आवाज गूंजी। एक ही वार में कर्सन ने सभी ज़ॉम्बीज के सिर काट दिए। कर्सन ने कांग की तरफ देखा और एक कॉकी स्मर्क के साथ बोला, शुक्रिया, बाद में करना। कांग का दिल खुशी से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई पर्सनल विक्ट्री फिर से जी ली हो। कर्सन के हाथ में एक मैसिव ब्लैक साइथ थी, एक लेजेंडरी वेपन जिसे कांग ने खुद फॉर्ज किया था। साइथ की एक खासियत थी, ये अपने दुश्मनों को एक्टिवली ट्रैक करता और खत्म करने के बाद उन्हें कर्स करता था। जैसे ही कर्सन ने अपने दुश्मनों का सफाया किया, वो साइथ खुद ब खुद उसकी ओर लौट आई, जैसे थोर का म्योल्निर। कर्सन ने डेविलिश ग्रिन के साथ साइथ को घुमाया। उससे निकलती हुई ऑरा ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। चलो अगले वेव का सामना करते हैं, कर्सन ने कहा। कांग और कर्सन दोनों लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। केओस अनलीश करने का समय आ चुका था। कुछ ही पलों में कर्सन ने अपने साइथ के एक और वार में सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। फिर उसने हीरोइक पोज लिया, पूरी तरह कांग की नकल करते हुए। मैंने अच्छा किया, है ना? उसने स्मग तरीके से पूछा। कांग ने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, तुम ना कर्सन कभी नहीं सुधरोगे। कांग ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, आखिरकार कर्सन भी मेरी पर्सनैलिटी को अपनाने लगा है। लेकिन ज़ॉम्बी कमांडर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने अपने मरे हुए साथी की बंदूक उठाई और कर्सन पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि जैसे ही उसने फायर करने की कोशिश की,
उसकी बंदूक फ्रीज हो गई। ये कर्सन की ब्लैक साइथ का असर था। कर्सन ने इस मौके का फायदा उठाया। एक ही वार में उसने कमांडर का हाथ और बंदूक दोनों 2 हिस्सों में काट दिए। उसने कमांडर को एक जोरदार किक भी मारी जिससे वो दूर जाकर गिरा। कांग देख रहा था कि कर्सन एक एक करके ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था। कांग ने मन ही मन सोचा, कुछ दिन पहले तक अगर मैंने कर्सन को कोई काम करने का आदेश दिया होता तो वो कभी सही से नहीं करता, लेकिन जब से कांग ने कर्सन को ब्लैक साइथ गिफ्ट किया है, कर्सन पूरी तरह से टेम हो गया था। अब तो ऐसा लगता था जैसे कर्सन को कांग बहुत पसंद है। वो कांग की हर बात सुनने लगा था। लेकिन तभी कांग की सोच पर एक बड़ा झटका लगा। एक वेनम हल्क मॉन्स्टर ने कांग पर जोरदार हमला किया। कांग मुश्किल से उस स्मैश को डॉज कर पाया और खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। वेनम मॉन्स्टर पर कांग की डोमेन एक्सपेंशन का असर हो रहा था, जिससे ज़ॉम्बीज ने उसे फिर से पकड़ लिया। एक और भयानक लड़ाई शुरू हो गई, ज़ॉम्बीज और वेनम मॉन्स्टर के बीच। कांग ने अपने लेफ्ट और राइट देखा। ज़ॉम्बीज और वेनम मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हालात बदतर होते जा रहे थे। तभी कांग को महसूस हुआ कि उसकी डोमेन एक्सपेंशन धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब उसकी सर्वाइवल और मुश्किल लगने लगी थी। लेकिन अचानक आसमान में एक विशाल और भयानक लाल बवंडर रेड टॉर्नेडो दिखाई दिया। ये एक मॉस्किटो स्वॉर्म था। मच्छरों को देखकर कांग को समझ में आया कि अब उसे अपनी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कांग ने खुद से कहा, मुझे इस वेपन को बनाने में बहुत वक्त लगा और सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। ये कांग का लास्ट रिजॉर्ट था। उसने अपनी इन्वेंट्री से एक अजीब सी सफेद कपड़े की चादर निकाली। जैसे ही उसने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटा, वो पूरी तरह इनविजिबल हो गया। अब एक भूत की तरह दिखते हुए कांग ने एक खतरनाक टोन में कहा, उम्मीद है कि तुम सब आपस में अच्छे से घुल मिल जाओगे। लाल मच्छरों का झुंड पूरे एरिया में फैल गया। कांग की मौजूदगी अब छिप चुकी थी। मच्छरों ने ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स में कांग का पॉइजनस ब्लड इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये हुआ, पूरे एरिया में केओस मच गया। ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। कांग, जो शैडोज में छिपा हुआ था, बहुत खुश था। उसने सोचा, मेरा प्लान पूरी तरह काम कर गया। कांग ने रिफ्लेक्ट करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि ये सफेद चादर बेकार है, लेकिन इसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी ने कांग की टांग पर जोरदार काट लिया। कांग की टांग में एक गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। कांग ने तुरंत हालात की गंभीरता समझ ली। उसका खून बहने की गंध ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को और ज्यादा एक्टिव बना रही थी। अब वो सब उसकी ओर खींचने लगे थे, मानो किसी दावत की तरफ भाग रहे हों। कांग जमीन पर बेबस पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। कांग पूरी तरह डेस्परेट हो चुका था। उसने सोचा, काश मैं अपना खोया हुआ खून वापस पा सकता। शायद तब मेरी कोई उम्मीद होती। तभी उसकी नजर मॉन्स्टर्स के खून पर पड़ी, जो जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। एक सिनिस्टर मुस्कान कांग के चेहरे पर फैल गई। उसने अपनी मच्छरों की टीम को आदेश दिया, जाओ, इन वेनमस मॉन्स्टर्स का सारा खून चूस लो। मच्छरों ने तुरंत आदेश माना। उन्होंने मॉन्स्टर्स को पूरी तरह ड्रेन कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर्स का खून खत्म हुआ, वो स्केलेटन्स में बदल गए और वहीं गिर पड़े। इसके बाद मच्छरों ने वही वेनमस ब्लड कांग के शरीर में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही खून कांग के शरीर में पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पागलों जैसी गूंजने लगीं। एक शॉक वेव उसके शरीर से निकली, जिसने मच्छरों को चारों ओर उड़ा दिया। कांग इंटेंस दर्द महसूस करने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने होश खो दिया। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने जोर से चीखते हुए कहा, क्या मैं मरने जा रहा हूँ? तभी एक मॉन्स्टर ने आगे बढ़ते हुए कांग की गर्दन पर हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया। लेकिन जैसे ही पंजा कांग की गर्दन पर गिरा, कुछ अजीब हुआ। मॉन्स्टर का हाथ इम्पैक्ट से चूर चूर हो गया। उस पल कांग हवा में उड़ा और मॉन्स्टर के दाहिने हाथ को काटकर अलग कर दिया। जैसे ही कांग का फुल फॉर्म सामने आया, उसका चेहरा ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। कांग ने एक साइकोपैथ की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी एको होने लगी, जैसे किसी पागल की। फिर कांग ने एक जोरदार मेनेसिंग रोर किया। अब वो पूरी तरह से ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बन चुका था। कांग ने अपनी सफेद क्लोक, जो मून नाइट जैसी लग रही थी, पहन रखी थी। अब वो हवा में उड़ता हुआ मेनेसिंग ऑरा के साथ नीचे आया। उसने एक वेनमस मॉन्स्टर की पीठ पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कांग ने अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ा और जबरदस्ती उसे खोल दिया। उसके दांत रेजर शार्प फैंग्स में बदल गए, जो वेनमस मॉन्स्टर के जैसे थे।
कांग ने अपना मुंह चौड़ा किया और एक क्रंच के साथ मॉन्स्टर का सिर काटकर उसे पूरा निगल लिया। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, आपने एक नए प्रकार का खून अब्सॉर्ब कर लिया है। अब वेनोमस मॉन्स्टर की सभी विशेषताएं आपके शरीर का हिस्सा बन चुकी हैं। साथ ही सिस्टम ने बताया कि कांग की एबिलिटी 30% तक बढ़ गई है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी था। मॉन्स्टर का खून उसकी नसों में फैलने लगा। कांग का शरीर अचानक से मोबिलाइज्ड हो गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कांग ने अचानक अपने शरीर में एक्सक्रूशिएटिंग पेन महसूस किया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी नसें उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा सिकुड़ चुकी थी। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे कुचल दिया गया हो। दर्द इतना भयानक था कि कांग ने जोर से चिल्लाया। उसका मुंह पागलों की तरह चौड़ा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हर अंग धीरे धीरे उसे ही खा रहा है। सीन शिफ्ट होता है। अब कांग अपनी इस टॉर्चर और पागलपन की स्थिति में एक रेजिंग बीस्ट की तरह ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स को स्लॉटर कर रहा था। सिस्टम लगातार नोटिफाई कर रहा था, कॉन्स्टलेशंस अब तुम्हारी ओर ध्यान दे रहे हैं। स्टार्विंग स्टार, कॉन्करिंग स्टार, विस्परिंग स्टार और मोनार्क स्टार, चारों कॉन्स्टलेशंस कांग को बहुत ध्यान से देख रहे थे। कांग ने ऊपर देखते हुए एक डिफाइंट स्नाल के साथ कहा, तुम लोगों को दूसरों को एगनी में देखना बहुत पसंद है ना? लोगों को मजबूर करते हो कि वो तुमसे मदद की भीख मांगे, लेकिन मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। चाहे मेरी मौत कितनी भी करीब क्यों ना हो, मैं कभी तुमसे मदद नहीं मांगूंगा। कांग ने एक जोरदार दहाड़ मारी और हवा में छलांग लगाई। फिर उसने पूरी ताकत से जमीन पर वार किया। बैम! इससे इतनी बड़ी शॉकवेव निकली कि आसपास की हर चीज उड़ने लगी। कांग ब्लाइंडिंग स्पीड से आगे बढ़ा। जो भी ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर उसके रास्ते में आया वो उसे पल भर में खत्म कर रहा था। लेकिन तभी उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई। उसका शरीर बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक मैसिव हल्किंग वेनम मॉन्स्टर जिसकी मांसपेशियां और 6 पैक एब्स किसी मशीन की तरह रिपल कर रही थीं, हवा में उछला और पूरी ताकत से कांग पर आ गिरा। बैम! उसकी रिब केज बुरी तरह चटक गई। वेनम मॉन्स्टर ने कांग का सिर पकड़कर जमीन में इतनी जोर से दबाया कि कांग हिल भी नहीं पाया। इसी बीच 5 और मसल पैक्ड मॉन्स्टर्स कांग के चारों ओर उतरे। उन्होंने बारी बारी से उसके पेट पर रिलेंटलेस पंच मारे। कांग का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकलने लगीं। दर्द इतना भयानक था कि कांग का शरीर जमीन पर तड़पने लगा। तभी 5-6 और वेनम मॉन्स्टर्स प्रकट हुए। उन्होंने कांग के सिर को घेर लिया। अपने रेजर शार्प माउथ्स को खोलते हुए वे उसे जिंदा खाने के लिए तैयार थे। एक एक करके वे कांग के पेट, टांगों और गर्दन को चबाने लगे। हर पल के साथ कांग का शरीर अपनी लाइफ फोर्स खो रहा था। लेकिन एक अजीब समस्या थी। जैसे ही कांग का हेल्थ 10% से नीचे जाता, सिस्टम उसकी हेल्थ फिर से रिस्टोर कर देता और मॉन्स्टर्स फिर से उसे खाना शुरू कर देते। ये एक एंडलेस साइकिल बन गया। कांग बार बार मरता लेकिन फिर जिंदा हो जाता। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कांग का इनर डीमन जाग गया। उसने एक मॉन्स्टर की गर्दन अपने रेजर शार्प टीथ से काटी और एक ही वार में उसका सिर खा गया। इसके बाद कांग पूरी तरह क्रेजी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब गद्दारों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। कांग खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारे हर अंग को फाड़ दूंगा, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। यह कहते हुए कांग ने एक जोरदार रोर मारा और हवा में छलांग लगाई। उसने एक एक करके वेनमस मॉन्स्टर्स के सिर पकड़े और उन्हें वाटरमेलन की तरह चकनाचूर कर दिया। लेकिन यही नहीं, कांग ने इस प्राइमल रेज का मजा लेना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने मॉन्स्टर्स को पूरे का पूरा निगलना शुरू कर दिया। अपने चेहरे पर एक साइकोपैथिक ग्रिन के साथ कांग बोला, तुम मुझे खाने आए थे, है ना? अब मैं तुम्हें सबको खा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। ज़ॉम्बी कमांडर का निचला शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वो बैटलफील्ड से घिसटते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। कमांडर का शरीर अब कांप रहा था। उसने कांग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक है। अब कमांडर का कांग को खाने का कोई इरादा नहीं था। अब तो वो बस इस हॉरर से बचकर भागना चाहता था। कमांडर जैसे ही आगे बढ़ा, उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक लाशों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ हर आखिरी टुकड़ा चबा रहा था कांग अब एक ब्लड थर्स्टी डीमन की तरह लग रहा था। उसकी भयानक लाल चमकती आंखें और उसके रेजर शार्प टीथ जो ब्लड रेड मून की रोशनी में चमक रहे थे। ज़ॉम्बी कमांडर वहीं फ्रीज हो गया। डर के मारे उसकी हालत हर सेकंड बदतर होती जा रही थी। कांग धीरे धीरे कमांडर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसकी आंखें अंधेरे को चीरते हुए चमक रही थीं। कमांडर इतना डरा हुआ था कि उसे लगा जैसे वो वहीं अपनी पैंट में पेशाब कर देगा। कांग के चेहरे पर अब किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी का निशान नहीं था।
वो पूरी तरह से एक बीस्ट बन चुका था। कमांडर ने डेस्परेशन में कांग की टांग पर वार किया, लेकिन इसके बावजूद कांग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो एक अनस्टॉपेबल ज़ॉम्बी की तरह लंगड़ाते हुए भी आगे बढ़ता रहा। कांग ने एक जानवर जैसी रेज में अपना हाथ घुमाया और ज़ॉम्बी कमांडर का दाहिना कंधा पूरी तरह उड़ा दिया। फिर उसने एक छलांग मारी और कमांडर के ठीक सामने आकर उतरा। कमांडर के डर से कांपते हुए चेहरे को देखते हुए कांग ने अपने दांत कमांडर के चेहरे में घुसा दिए। कुछ ही सेकंड में उसने उसका पूरा चेहरा फाड़कर खा लिया। ज़ॉम्बी कमांडर अब पहचानने लायक भी नहीं बचा था। अगले 48 मिनटों में कांग ने वहां मौजूद हर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जो भी दिखा उसे चबा डाला। हर दिशा में सिर्फ टुकड़े और खून बिखरे हुए थे। जब वहां अब कुछ भी नष्ट करने को नहीं बचा, कांग आखिरकार थक कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया, क्वेस्ट कंप्लीटेड। कांग को सिल्वर चेस्ट मिलने वाला था, लेकिन उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के चलते सिस्टम ने उसे गोल्डन चेस्ट दिया। सिस्टम ने यह भी बताया कि कांग के शरीर से सारा कर्स हटा दिया गया है, सभी साइड इफेक्ट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया, तुमने मॉन्स्टर के एक हिस्से को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लिया है। कांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे पहली बार राहत महसूस कर रहा हो। उसने लाल आसमान की तरफ देखा, जहां एक भयानक रेड मून चमक रहा था। लेकिन कांग ने महसूस किया कि उसके अंदर एक इंटेंस हंगर अब भी मौजूद थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, क्या एक दिन ये भूख मुझे ही खत्म कर देगी? फिलहाल कांग ने राहत की सांस ली। उसने सोचा ये भयानक क्वेस्ट आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन इससे पहले कि कांग इस शांति का आनंद ले पाता, उसके पीछे से एक लाउड हॉर्न की आवाज आई। इस आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। कांग तुरंत खड़ा हो गया, एक और लड़ाई के लिए तैयार। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने एक विशाल काली शैडो आर्मी को अपनी ओर आते देखा। कांग को एहसास हुआ कि ये नाइटमेयर अब भी खत्म नहीं हुआ है। तभी शैडोज के बीच से अजीब लोग प्रकट होने लगे। कांग ने देखा कि एक मास्क्ड इंडिविजुअल्स का ग्रुप नाच रहा था, जैसे किसी त्योहार का जश्न मना रहे हों। वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, धीरे धीरे कांग की ओर बढ़ते हुए। इनमें से एक फिगर बाकी से अलग दिख रहा था। वो एक काले मास्क और चेहरे पर काले सील पैक टेप से ढका हुआ था। वो एक मैसिव एंजल फिश मॉन्स्टर पर सवार था, जिसके हाथ में एक लाल आयरन हैंडल था, जैसे कोई घुड़सवार। कांग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो अकेला नहीं था। वहाँ सैकड़ों ऑर्क्स भी थे। उनके चेहरों पर ब्लैक स्टोन जड़े हुए थे और उनकी गर्दनों के चारों ओर लकड़ी के टुकड़े बंधे हुए थे। ये ऑर्क्स एक भव्य कैरेज खींच रहे थे। इन सभी मॉन्स्टर्स के लेवल 50 से 120 के बीच थे। उनसे निकलने वाली शेयर पावर ने कांग को बेजान कर दिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। कौन है जो इतने खतरनाक क्रीचर्स को कमांड कर सकता है? कांग ने खुद से सोचा। अंत में कैरेज रुक गया। इसके अंदर से एक डार्क एलिगेंट शैडो धीरे धीरे बाहर निकला। ये फिगर कांग के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस दुनिया में अब भी इंसान जिंदा हैं। जैसे ही उसकी पूरी अपीयरेंस सामने आई, कांग स्पीचलेस रह गया। वो स्टनिंगली गॉर्जियस था, लेकिन उसकी ब्लैक स्किन इंट्रिकेट गोल्ड ज्वेलरी से सजी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मैनाइकल साइकोपैथिक स्माइल थी। उसने फिर से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि इंसान अब भी जिंदा हैं। कांग ने देखा कि उस फिगर का नाम कारो था और उसका लेवल 118 था। एक सिहरन कांग की रीढ़ से गुजर गई। कारो ने कांग की ओर बढ़ते हुए अपनी पियर्सिंग आइज को कांग पर लॉक किया। उसने कांग का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना लो लेवल ह्यूमन आखिर अब तक जिंदा कैसे है? कारो कांग के करीब झुका, उसके गाल से खून का एक बूंद छका। एक स्मर्क के साथ उसने कहा, तुम्हारा खून तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। अचानक बिना किसी चेतावनी के कैरो ने एक डिकैपिटेटेड ज़ॉम्बी का सिर उठाया और उसे कांग के पैरों के पास रखा। कांग पहले से डरा हुआ देखता रहा जब कारो ने एक मैजिकल स्पेल परफॉर्म किया। चमत्कारिक रूप से कांग की घायल टांग पूरी तरह से ठीक हो गई। कारो अपनी एलिगेंट पोस्चर में खड़ा हुआ। थोड़ा कांग से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी उंगली से इशारा किया और रीगल टोन में कहा, मेरे साथ आओ। कुछ ऐसा अनमोल जैसे तुम हो, उसे भव्य स्वागत और सबसे बढ़िया भोजन के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। फिर उसने कांग से पूछा, क्या तुम शैटरिंग स्टार के परिवार से हो? मैं शैटरिंग स्टार के लोगों में से एक हूँ। कांग ने अभी जवाब देने के लिए मुंह भी नहीं खोला था कि उसे कारो की मंशा समझ आ गई। कांग ने एक बोल्ड अंदाज में उसे ताना मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे डेलिकेट रॉयल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर कारो एक मैनाइकल लाफ्टर में फूट पड़ा।
उसकी हंसी इतनी अनकंट्रोलेबल थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी शार्प पॉइंटेड टंग उसके होंठ चाटते हुए बाहर निकली। एक साइकोपैथिक मुस्कान के साथ कैरो ने पूछा, क्या तुम जानते हो इस दुनिया की सबसे बुनियादी और साधारण क्रेविंग क्या है? उसने खुद ही जवाब दिया, वो है भूख। कैरो ने अपने ट्रैजिक पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। उसने समझाया कि जब वो इंसान था उसने टायरलेसली मॉन्स्टर्स से लड़ाई की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। मैंने अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश की, उसने कहा, लेकिन मैं असफल रहा। मेरी पूरी फैमिली को स्लॉटर कर दिया गया। उसकी आवाज़ में गुस्सा भर गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर चीज़ से लड़ाई की, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार गई। कैरो ने बताया कि कैसे ये दुनिया धीरे धीरे नरक में बदल गई। मेरे पास शैटरिंग स्टार के ऑफर को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी थ्रेटनिंग गेज को कांग पर टिकाते हुए कैरो ने घोषणा की, तुम्हें मेरे साथ जुड़ना चाहिए। हम साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को एक सांप की तरह निगल जाएंगे। कैरो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में इंटेंस डिटर्मिनेशन चमक रही थी। उसने फिर अपनी मांग दोहराई, मेरा साथ दो। कांग हालांकि चुपचाप खड़ा रहा। तना हुआ माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। कैरो ने उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन कांग ने बस एक ऑकवर्ड साइलेंस बना दिया। इस बीच धरती पर एक इंसान को महसूस होता है कि कांग गंभीर खतरे में है। उसके इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से उसे चेतावनी दे रहे थे। वापस नरक में कांग ने धीरे धीरे अपने गॉन्टलेट को दाहिने हाथ से डीएक्टिवेट किया। एक स्लाई मुस्कान के साथ उसने कैरो से कहा, शायद अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग धीरे धीरे खड़ा हुआ और कैरो की ओर चलने लगा। कैरो ने सोचा कि कांग अब उसके साथ जुड़ने वाला है। सारे अजीब मास्क्ड मॉन्स्टर्स भी ध्यान से देखने लगे। कांग कैरो के पास पहुंचा, उसके हाथों को बड़े एलिगेंस से पकड़ा, लेकिन अचानक कांग ने कैरो के हाथ पर जोर से काट लिया। कैरो दर्द से चिल्ला उठा और कांग को जोर से दूर फेंक दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, एक नीच जानवर की हिम्मत कैसे हुई कि वो रॉयल्टी पर हमला करे। दूसरी तरफ कांग उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़े और कैरो को ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे खून का स्वाद ज़ोंबीज से भी खराब क्यों लग रहा है? वो हंसा और बोला, ओ अब समझा, शायद इसलिए क्योंकि गद्दारों के खून का स्वाद ऐसा ही होता है। गद्दार, ये शब्द कैरो के दिमाग में गूंज उठा। उसने गुस्से में अपनी जीभ बाहर निकाली, अपना चेहरा चाटते हुए और गुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गद्दार कहने की? गुस्से से जलते हुए कैरो ने कांग के सामने कदम बढ़ाया और घोषणा की, नरक में बचे आखिरी इंसान को मरना चाहिए। कैरो ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुम्हें मरना ही पसंद है ना? लेकिन कांग ने एक स्मर्क के साथ कैरो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था। कांग को पता था कि कैरो उसे नहीं मार सकता। शैटरिंग स्टार ने कांग के लिए कुछ योजनाएं बनाई थीं, ऐसी योजनाएं जो कांग की मौत को असंभव बना देती थीं। कांग ने कैरो को और ज्यादा ताना मारते हुए कहा, जो करना है कर लो कैरो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसका स्मर्क और भी गहरा हो गया। कैरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कांग को गले से पकड़ लिया और उसकी बॉडी में अपनी डेडली ऑरा भर दी। धीरे धीरे कांग का शरीर जलने लगा। कैरो ने कांग की तकलीफ को देखकर एक मॉकिंग टोन में कहा, तुम मुझे गद्दार कह रहे हो? क्या तुम्हें वाकई अतीत के बारे में कुछ पता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने इंसानों को खत्म करने के लिए मॉन्स्टर्स का साथ दिया? तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे गद्दार कहने की हिम्मत मत करना। कांग अब ब्रिंक ऑफ डेथ पर था, लेकिन तभी कैरो ने पीछे से एक इंटेंस ऑरा को महसूस किया। सिस्टम ने कैरो को तुरंत नोटिफाई किया, मोनार्क सेलेस्टियल स्टार तुम्हें चेतावनी दे रहा है। तभी एक मैसिव शॉकवेव चारों ओर फैल गई। कैरो को दूर फेंक दिया गया। कांग कैरो की पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सेलेस्टियल स्टार की पावर इतनी जबरदस्त थी कि कैरो का पूरा ग्रुप भी हवा में उछल गया। कैरो घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत अपना सिर जमीन पर पटकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सेलेस्टियल स्टार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है। करो पूरी तरह कांपते हुए अपने ग्रुप को इकट्ठा करता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कांग अब भी जमीन पर मोशनलेस पड़ा था, बेहोश। सेलेस्टियल स्टार की शॉकवेव के अवशेष अब भी हवा में महसूस किए जा सकते थे। बहुत देर के बाद कांग को होश आया। वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन अब कांग बेहद गुस्से और चिढ़ में था। उसने अपने हाथ फैलाए, आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। थका हुआ कांग फिर से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लगभग आधे घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा।
इस दौरान कांग ने एक विजन देखा। उसने सपने में देखा कि धरती पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसने देखा कि कोई इंसान उसे पुकार रहा है। आखिरकार कांग ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर ऊपर गई, उसने रेनर को अपने ऊपर खड़ा पाया। रेनर ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी थाई कांग को दिखाई। कांग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तुमने अपनी जांग के साथ क्या किया? राइनर ने काम तरीके से समझाया, जब तुम जमीन पर बेहोश थे, तुमने मेरी थाई को काटा और मेरा खून चूस लिया। कांग ने शौक में पूछा, क्या? रेनर ने कांग को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारा खून पीती हूँ। उसने जोड़ा, जब तुमने मेरा खून चूसा, तुम्हारी हेल्थ तुरंत इम्प्रूव हो गई। और हाँ, जब तुम बेहोश थे, मैंने भी तुम्हारा खून चूस लिया। कांग ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान अपनी रिवॉर्ड्स पर लगाया। जैसे ही उसने सिस्टम चेक किया, उसने एक पर्पल सिल्वर चेस्ट देखा जिस पर एक सांप का आइकन बना हुआ था। कांग को समझ आ गया कि ये चेस्ट बहुत खास होने वाला है। उसने चेस्ट खोला और उसमें से एक प्लैटिनम कार्ड निकला। कांग ने पहले सिल्वर और गोल्ड कार्ड्स देखे थे, लेकिन प्लैटिनम कार्ड कभी नहीं देखा था। प्लैटिनम कार्ड चमक रहा था और उसे एक टूटी हुई नॉर्मल शार्प ब्लेड गिरा। ये देखकर कांग निराश हो गया। उसने सोचा, प्लैटिनम कार्ड से ऐसी चीज कोई तरीका नहीं है कि ये सिर्फ एक टूटी हुई तलवार हो। कांग ने अपनी क्रिस्टल ग्लासेस का इस्तेमाल कर तलवार की स्टेटस चेक की। वो जानकर चौंक गया कि तलवार का नाम ग्लटनी था और उसका रैंक कॉमन था। कॉमन रैंक। कांग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि ये तलवार पहले अडामांटियम नाम के शख्स द्वारा इस्तेमाल की गई थी। अडामांटियम स्टार्विंग स्टार के एक डायरेक्ट फैमिली मेंबर थे। इस तलवार की खासियत ये थी कि ये दूसरे हथियारों को निगल सकती थी और अपनी ताकत बढ़ा सकती थी। जिज्ञासा में कांग ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपनी लेजेंडरी डैगर निकाली और ग्लटनी को उसे डिवॉर करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखकर कांग खुद को ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड महसूस करने लगा। वो एक कोने में बैठ गया और खुद से कहा, मैं वाकई बेवकूफ हूँ। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने ग्लटनी को अपने ब्लैक लेजेंडरी डैगर के साथ क्लैश किया और तभी ग्लटनी तलवार 2 हिस्सों में टूट गई और उसने डैगर को निगल लिया। सिस्टम ने तुरंत कांग को नोटिफाई किया, तलवार अब एक लेजेंडरी सोर्ड बन चुकी है। कांग को पता चला कि ये तलवार उसकी अटैक पावर को 3 गुना बढ़ा देती है। इसकी एक खास एबिलिटी भी है, जब कांग इस तलवार से दुश्मनों को मारता है तो उसके सारे साथियों की हेल्थ बढ़ जाती है। ये देखकर कांग ने गर्व से रेनर की ओर देखा और कहा, ये तलवार मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। रेनर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तो पहले से ही खतरनाक थे कांग, अब तो सबको सावधान रहना पड़ेगा। रेनर ने एक मिस्चीवस मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो उम्मीद है कि तुम और ताकतवर बनोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा खून और भी स्वादिष्ट हो जाएगा और मैं इसे और ज्यादा चूस सकूंगी। यह सुनकर कांग हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि रेनर को सिर्फ उसके खून की परवाह है। सीन शिफ्ट होता है। कांग के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती है। वो उसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है जहां उसने पहले एक स्केलेटन ह्यूमन को देखा था। कांग स्केलेटन के डेस्क पर बैठता है, उससे किसी पुराने दोस्त की तरह बातें करते हुए। बूढ़े आदमी, कांग ने स्केलेटन को कहा, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। तुमने आखिर तक मानवता का साथ दिया और अपना दिमाग नहीं खोया। कांग ने सराहा कि ऐसी दुनिया में जहाँ इंसान मॉन्स्टर्स या ज़ॉम्बीज बन गए थे, वो स्केलेटन अब भी मानवता के साथ खड़ा था। कांग ने स्केलेटन के डेस्क को खंगालना शुरू किया। उम्मीद थी कि उसे अपनी फैमिली या अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक स्क्रैप बुक के। जिज्ञासा से भरा कांग ने स्क्रैप बुक खोला। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, वो शॉक में आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो पढ़ा वो चौंकाने वाला था। स्क्रैप बुक में लिखा था, धरती के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी, नरक के पहले डंगोनन के आगमन की कहानी, उसके बाद के तबाही भरे घटनाक्रम और सब कुछ ठीक करने का तरीका। उत्साहित कांग ने जल्दी से इमारत से बाहर कदम रखा, स्क्रैप बुक को कसकर पकड़ते हुए। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। उसने स्केलेटन के कमरे की ओर एक आखिरी बार देखा और खुद से वादा किया, मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। कांग ने कसम खाई कि वो इस स्क्रैप बुक का इस्तेमाल करेगा मानवता को बचाने के लिए और धरती को नरक बनने से रोकेगा। क्या कांग और स्केलेटन का कोई कनेक्शन है? क्या वो स्केलेटन कांग का कोई पूर्वज है, या शायद भविष्य का कांग खुद है? सिर्फ वक्त ही बताएगा। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।